हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टारगेट चंद्र इंस्टीट्यूट। मैं हूं चंद्रभान। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में। और दोस्तों, ये संविधान का एक टॉपिक है और हमने 1853 तक के जो अधिनियम थे उनको पढ़ लिया है। उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने उनका लिंक डाल दिया है। वहाँ से जाकर के आप सारे के सारे वीडियो जो आपके 1773 से लेकर के 1853 तक बताए गए हैं उनको आप देख सकते हैं। देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे देश का जो संवैधानिक विकास है वो एक क्रम में हुआ है। अगर आप चीज़ों को क्रम से पढ़ते हैं तो आपको सही से समझ में आएंगे, ठीक है। अगर आप इधर उधर से उठा करके कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप बहुत सारे डाटा को रट कर याद नहीं रख सकते हैं। अगर आप चीज़ों को कहानी के रूप में एक प्रत्यय के रूप में, एक कॉन्सेप्ट के रूप में अगर आप उनको रखते हैं, अर्थात एक चेन सिस्टम, हर एक चीज़ का एक क्रम होता है। अगर आप मूवी भी देखने जाते हैं तो अगर आपको डायरेक्ट बीच से दिखाई जाए तो आपको नहीं समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ भी इस टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो आप इसके पहले की जो चीज़ें हैं अगर उनको आप पढ़ते हुए आएंगे तो आपको क्रमबद्ध तरीके से चीज़ें याद रहेंगी। साथ ही साथ आज कल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो भले ही वनडे एग्ज़ाम हो और बाकी यूपीपीसीएस और यूपीएससी की बात करें तो बात ही अलग है, लेकिन अगर वनडे एग्ज़ाम की बात करेंगे तो उनमें भी अब डीप नॉलेज आपका चेक किया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप ऊपर ऊपर सिर्फ फैक्ट रट करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपका भला होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को आपको डीपली समझना पड़ेगा। अभी पिछला जो आप समीक्षा अधिकारी का परीक्षा देखे होंगे, एग्ज़ाम देखे होंगे, जो कि लीक हो गया, हालांकि रद्द भी हो गया, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जुलाई में हो सकता है एग्ज़ाम उसका हो। तो वहाँ आपने पेपर में देखा कि कितना डीप पेपर था। जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो हैं, जो गंभीर एस्पायरेंट्स हैं, वो भी हक्के बक्के रह गए। इस तरीके के सवाल दिए गए थे। चूँकि समस्या ये भी है कि इतना सारा मैटर, इतनी सारा कोचिंग संस्थान इतना ज़्यादा एकदम आ गए हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन टफ हो गया है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ समस्याएं भी क्रिएट हो रही हैं। जैसे समस्या, एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब आजकल के इस समय में, सोशल मीडिया के इस ज़माने में समस्या ये है कि समस्या ये नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है, समस्या ये है कि छोड़ना क्या है। क्योंकि ढेर सारे टेलीग्राम चैनल, हो सकता है आप लोग भी जो है आपने ज्वाइन किया हो, हाँ इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से भी पीडीएफ उठा लेते हैं, वहाँ से भी पीडीएफ, ढेर सारा पीडीएफ। तो अब लोग कलेक्टर नहीं पीडीएफ कलेक्टर बन रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि समस्या ये है कि पीडीएफ कलेक्टर है। तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। और यहाँ मेरे बताने का मतलब ये है कि जो भी कोचिंग संस्थान चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, उनके प्रेजेंटेशन का तरीका भले ही किसी का अच्छा किसी का बुरा कैसा भी हो, लेकिन वो मैटर वही रहता है, ठीक है। मतलब यही है कि किसी एक चीज़ को, किसी एक भोजन को आप तरह तरह की थालियों में पेश कर दें, सजा करके पेश कर दें, लेकिन वो भोजन बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब इसके लिए बहुत सारे पैसा भी लोग देते हैं, क्योंकि जहाँ पर थाली सजी हुई मिलेगी उसके लिए तो पैसा आपको देना पड़ेगा। चीज़ वही है, संविधान वही है, इतिहास वही है। ना अकबर बदल जाएगा और ना ही वो हमारा संविधान के मौलिक अधिकार बदल जाएंगे, और ना ही जो है बाकी की चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें वही रहेंगी। बस बात यही है कि किस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट कर करके लोगों को फंसाया जा रहा है और एक बिजनेस है, तो इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। अगर आपको चीज़ों को पढ़ना है तो आप बुक से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो ऐसे जो है यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री पे वीडियो पड़े हुए हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान के, जहाँ से आप देख सकते हैं। वही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। इसलिए आप जो खासकर वो बच्चे जिनके पास, जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है पेड बैच लेने का, आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, क्योंकि दिमाग में चलता रहता है ना, आजकल ये चलन सा हो गया है कि जो पैसा देकर पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। फ्री में पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप पैसा दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ भी नहीं। जो पैसा देकर भी पढ़ रहे हैं वो भी अगर गंभीर तरीके से बार बार रिवीजन नहीं करते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं, तो कभी भी सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आप टॉपर्स के वीडियो देखिए, उठाइए, वो खुद बताते हैं कि कोचिंगों का सिर्फ इतना योगदान है कि आपको गाइडेंस दे सकते हैं, उनका योगदान सिर्फ 15% है, बाकी आपका खुद का जो योगदान है आपकी सफलता में वो 85% है। तो याद रखिए इस चीज़ को, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। या मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी किताबों का जो कंटेंट है वो है, और खासकर मेरी जो कोशिश होगी मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ जो है आप देख ही रहे हैं कि मेरा योगदान, मेरी कोशिश ये नहीं कि मैं आपसे बहुत सारा धन कमाऊँ, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य वो नहीं है। आइए हम समझते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 को, इसकी पृष्ठभूमि और इसका गठन क्या है, ठीक है। अब इसके गठन को समझने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए, किसी भी विषय की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आखिर इसके पहले क्या हुआ था।
तो आपके दिमाग में होगा कि इसके पहले 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 का विद्रोह हुआ था। तो अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर 1857 का विद्रोह हुआ था इसके पहले, तो कहीं ना कहीं उस विद्रोह में कुछ ऐसी उथल पुथल हुई होगी जिसको संभालने के लिए, जिसको नियंत्रण में करने के लिए, या इस तरीके की उथल पुथल दोबारा ना हो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई अधिनियम भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का कहने का मेरा मतलब है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया जाएगा। तो यहाँ मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरह से ये जो 1857 का विद्रोह है इसको कुचल तो दिया ही गया है, भविष्य में ऐसा कभी ना हो, इस तरीके के हम कुछ पॉलिसी लाएं, कुछ नियम लाएं, और इसी पर बेस्ड था 1858 का भारत शासन अधिनियम। लेकिन अब यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसा नहीं किया गया कि हम किसी पर प्रेशर बना करके उसको दबाने की या नियंत्रण करने की कोशिश करें। यहाँ कुछ लुभावनी चीज़ें भी की गई जिससे कि भारतीय जो है वो कुछ खुश हों, वो ये ना समझें कि हाँ ये जो ब्रिटिश इंडिया है की सरकार है, या जो ब्रिटिश सरकार है उसका उद्देश्य पूरी तरीके से शोषण है, वे दिखाना चाहते हैं, बल्कि हकीकत तो कुछ और ही है। ठीक है, तो यहाँ पर उस दौरान क्या था, प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन ने क्या किया कि दोहरे शासन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया। कहाँ पर? इंग्लैंड में, वहाँ की संसद पर। ये विधेयक पास नहीं होता है, इस वजह से इनको त्यागपत्र देना पड़ जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि दोहरा शासन, कौन सा दोहरा शासन? अगर हम दोहरे शासन की बात करें तो दोहरा शासन जो है बहुत ही समय पहले से, जब हम पढ़ते हैं बक्सर का युद्ध, उसी के बाद में आ जाता है। ठीक है, तो दोहरे शासन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पहले से था। हालांकि यहाँ जिस दोहरे शासन की बात की जा रही है वो दोहरा शासन था COD प्लस BOC। COD क्या है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और BOC क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो आपके COD थे, निदेशक मंडल, ये निदेशक मंडल कहाँ से थे? ब्रिटेन में थे, और वहाँ से सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करते थे। और ये शुरुआत जो हो जाती है चीज़ों की, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हुआ ये था कि 1784 का जो एक्ट था, उस 1784 के एक्ट के द्वारा चूँकि एक ही कंपनी राजनीति को भी देख रही है, व्यापार को भी देख रही है, उसके ऊपर जो है ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जा रही थी। ठीक है, तो सब चीज़ें सही से हो नहीं पा रही थी। तो ऐसे में ये हुआ कि क्यों ना राजनीति वाला जो काम है वो दूसरे को दे दिया जाए, और जो है राजस्व वाला काम दूसरे को दे दिया जाए। तो 1784 में हुआ ये कि जो राजनीति थी, राजनीति का मतलब है जो सेना है, सेना के बारे में है, नियुक्ति के बारे में है, विदेश सेवा, ये सारी चीज़ें जो थी वो किसके अंडर में आएंगी? जो वहाँ का जो नियंत्रण जो है ब्रिटिश संसद का होगा यहाँ पर पूरी तरीके से। तो वो स्थापना की गई थी किसकी? वो स्थापना की गई थी आपकी BOC की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कि अब वो भारतीय राजनीति के बारे में काम करेगी। ठीक है, और बाकी व्यापार का काम कौन करेगा? व्यापार का काम COD करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक मंडल थे वो करेंगे। तो ये उनको ये कहा गया कि आपका काम सिर्फ बिजनेस करना है, आप सिर्फ यहाँ पर व्यापार करिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, सेना की भर्ती कैसे करनी है, कहाँ किस राजा के साथ संधि करनी है, किस राजा के ऊपर अटैक करना है, ये हमारा काम है। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सीधा इंग्लैंड से यहाँ की चीज़ों को नियंत्रित करता था। तो ये था दोहरा शासन जो कि 1853 तक चलता आ रहा था। तो इस चीज़, अब इसकी कुछ कमियाँ भी थी, इसके कुछ दोष भी थे, उनको दूर करने के लिए ही ये विधेयक प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड पामस्टन के द्वारा, लेकिन नहीं पास हो सका, इसकी वजह से त्यागपत्र देना पड़ा। अब बनते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री PM लॉर्ड डर्बी। इनके समय जब विधेयक फिर प्रस्तुत किया गया तो ये पारित हो गया। और पारित कैसे होगा? जैसे हमारी संसद में जब दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होता है तो महामहिम राष्ट्रपति के पास जाता है, उनके दस्तखत की हस्ताक्षर के बाद फिर वो विधेयक कानून में बदल जाता है। ठीक है, वो अधिनियम बन जाता है। तो उसी तरह से ब्रिटेन की संसद में जब ये पारित होता है तो फिर महारानी के हस्ताक्षर होते हैं और उसके उपरांत जो है ये पारित हो जाता है। अब इसका नाम क्या था? उपयुक्त मैंने लिखा हुआ है, इसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, अर्थात जो विधेयक पारित हुआ था उसका नाम क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1858। कहाँ पारित हुआ था? ब्रिटिश संसद में। ठीक, अब इसके उद्देश्य पूछ रहे होंगे आखिरकार ये क्यों लाया गया, तो मैंने कुछ चीज़ें तो आपको पहले ही बताई। तो इसका उद्देश्य था पहला कि 1857 के विद्रोह जैसी घटनाएं दोबारा ना हों, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हुआ था। कई जो है गवर्नर मारे गए थे, कई सेनापति जो थे वो मारे गए थे। 1857 की क्रांति आपने पढ़ी ही होगी, आपको पता ही होगा। भारतीयों को तो नुकसान हुआ ही, अंग्रेज़ों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक तरीके से वो डर गए थे कि अगर ऐसा दोबारा हो गया या
अगर सारे के सारे लोग एकजुट होकर के, क्योंकि उसकी असफलता के कारणों में एक चीज़ ये बताई जाती है कि बहुत सारे जो भारतीय छोटे छोटे राजा थे, जैसे कि सिंधिया की बात करें, उन लोगों ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। जो पढ़े लिखे लोग थे वो 1857 क्रांति में भाग नहीं लेते हैं। जो किसान थे, मजदूर थे, या जो सताए हुए राजा थे, जिनके शासन राज्यों को हड़प लिया गया था, वो लोग सिर्फ ये इसमें भाग लेते हैं। सेना के जवान भाग लेते हैं, लेकिन सारे के सारे भारतीय इसमें शामिल नहीं हो पाते। यही एक असफलता का कारण था। तो ये लोग सोचे थे कि अगर ऐसा कभी क्रांति भड़की और सारे लोग एक साथ हो गए तो फिर तो हमको यहाँ से अभी भागना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ ऐसे अधिनियम या ऐसे कुछ एक्ट लाए जाएं। वही एक्ट जो है यहाँ पे आता है। तो ये इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए और प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना, हम भारत में एक ऐसे प्रशासन को चलाएं, संचालित करें जो कि हमें अच्छे से यहाँ पर रहने दे, हम अच्छे से अपने औपनिवेशिक शासन को संचालित कर सकें। इसलिए हमें एक कानून की ज़रूरत है, वो कानून यहाँ पर आता है। तो ये इसके उद्देश्य थे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसका प्रावधान क्या था। तो प्रावधान क्या था, भारत का शासन अब ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। पहले यहाँ का शासन कौन करता था, गवर्नर जनरल, लेकिन अब यहाँ शासन जो है डायरेक्ट वहाँ की महारानी के द्वारा किया जाएगा, अर्थात ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान कर दिया गया। और कैसे किया जाएगा कि अब गवर्नर जनरल जो है उसके पद को बदल करके वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्तियाँ छीन ली गई और ये शक्तियाँ कहाँ पर गईं, ब्रिटिश ताज के अधीन हो गईं। और इस एक्ट की घोषणा, इस एक्ट के प्रावधानों की घोषणा कब होती है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। और इसको बाकायदा शब्दशः इसको पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अब सवाल आपसे अगर पूछ ले कहाँ पर पढ़ा गया था इसको, तो उस समय के इलाहाबाद और तत्कालीन प्रयागराज में इन घोषणाओं को शब्दशः पढ़ा गया था जनता के सामने। तो घोषणा क्यों किसने पढ़ा था, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और यही पहला वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है COD और BOC समाप्त, अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों अलग अलग कर रहे थे ना शासन। एक का काम क्या था, राजनीति को देखना, और दूसरे काम क्या था, व्यापार को देखना। और इन दोनों में आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था, तो इनको समाप्त कर दिया गया। और जब इनको समाप्त कर दिया गया तो इनकी जगह पर कोई दूसरा आएगा जो अपना अलग तरीके से शासन करेगा। तो इनकी जगह पर अब समस्त अधिकार जो है भारत सचिव को दे दिए गए, अर्थात अब भारत सचिव जैसे पद को गठित किया गया। अब ये भारत सचिव कौन बन सकता था, ठीक है, भारत सचिव किसको बनाएगा, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो भारत सचिव जो ब्रिटेन की संसद थी, वहाँ के जो मेंबर थे उनको बनाया जाता था भारत सचिव। तो ऐसे बारी बारी से बाद में सचिवों को बनाया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। अब भाई ये जो भारत सचिव है, आपने पढ़ा लॉर्ड मिंटो वाला जो आता है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो का जो सुधार अधिनियम आता है। और उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड का सुना होगा, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम उसको बोलते हैं। ये कब आया, 1919 में। तो मोंटेग्यू क्या था, भारत सचिव था। चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल या वायसराय। भारत परिषद की स्थापना की गई और भारत परिषद के जो मेंबर थे इनकी कुछ पद की शर्त थी। ये 15 सदस्यीय भारत परिषद की जो स्थापना की गई वो भारत सचिव की सहायता करने के लिए, ये भारत सचिव की सहायता करेंगे, परामर्श देंगे, इनको राय देंगे, इनके इसके काम में इनकी मदद करेंगे। यहाँ मैंने बताया कि ये कौन था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। और ये जो भारत परिषद के जो 15 सदस्य थे ये कौन थे, इसमें से 8 जो हैं वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्ति की गई थी, बाकी की जो नियुक्ति है वो गवर्नर जनरल के द्वारा। भारत परिषद के जो मेंबर थे इनकी कुछ पद की शर्त थी। वो पद की शर्त ये थी कि जो 15 हैं, इन 15 में से 9 मेंबर ऐसे हों जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव हो। ये एक टर्म एंड कंडीशन थी, हम कह सकते कंपल्सरी कंडीशन थी कि उनको 9 मेंबर को 10 वर्ष भारत में रहने का, भारत में सेवा का उनको अनुभव होना ही चाहिए, तभी तो वो सही से काम कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ शर्तें थी। तो भारत सचिव और उसकी परिषद को मिला करके गृह शासन नाम दिया गया। और इस सचिव का वेतन कहाँ से दिया जाता था, भारतीय राजस्व से। तो आप सोचिए, ये जो भारत सचिव है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर है, ब्रिटेन पे रह रहा है, लेकिन उसका वेतन जो है वो भारतीय राजस्व से दिया जा रहा है। कितनी गलत बात है। हालांकि बाद में भारतीयों ने इस चीज़ का विरोध भी किया, जो कि बाद में बदला भी गया। ठीक है, आगे के जब हम अधिनियमों में देखेंगे तो इस चीज़ को बदला भी गया था। अगला है, सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको था,
ब्रिटिश संसद को। जो 15 सदस्य थे उनको हटाने का अधिकार किसको था? ब्रिटिश संसद को। ब्रिटिश संसद को मतलब ये है कि अगर किसी मेंबर को हटाना है तो वहाँ पर बाकायदा विधेयक लाया जाएगा, वो ही तभी हटाया जा सकता है। जो परिषद का अध्यक्ष था वो कौन था? अर्थात ये जो भारत परिषद थी 15 सदस्यीय, इसका अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका अध्यक्ष भारत राज्य सचिव ही होता था। तो अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि परिषद के जो भी निर्णय थे, ठीक है, परिषद के जो भी निर्णय थे वो बहुमत के द्वारा लिए जाते थे। बहुमत का मतलब क्या होता है? जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर में आपस में वोटिंग होती थी, जिस तरफ ज़्यादा लोग हो जाएं वो उनका बहुमत माना जाता था। तो ऐसे होता था। लेकिन एक अध्यक्ष था जो कि सामान्य मत प्लस निर्णायक मत दे सकता था, ठीक है। मान लो 15 मेंबर वो हैं और प्लस एक भारत सचिव, टोटल मिलाकर के 16 हो गए। अगर आपस में जब वोटिंग होती होगी किसी मुद्दे को लेकर के, तो उस वोटिंग में कई बार ऐसा भी हो सकता था कि बराबर मत हो जाएं, 8 इधर 8 इधर। तो ऐसे में अब निर्णायक मत, देखिए समान मत तो देता ही है, तभी तो 8 8 16 हुए ना, एक तरफ 8 एक तरफ 8। लेकिन अब निर्णायक मत देने का जब आता था समय, ऐसा कभी स्थिति बनती थी, परिस्थिति बनती थी, तो ऐसे में भारत सचिव निर्णायक मत भी देता था, अर्थात एक अतिरिक्त मत देता था। तो अब इसका मतलब ये है कि मान लो जिस तरफ 8 इधर है 8 इधर है, जिस तरफ आपका वो भारत सचिव है उसी तरफ वो अपना एक वोट और दे देगा, तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो है बहुमत में हो गया, उसकी बात फिर मानी जाएगी, उस ग्रुप की बात मानी जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था प्लस अखिल भारतीय सीमाओं के विषय में, अर्थव्यवस्था प्लस अखिल भारतीय सीमाओं के विषय में भारत सचिव परिषद की राय मानने को बाध्य नहीं था। बाकी चीज़ों में आप बाध्य हो सकता था, जैसे अब यहाँ पर मैंने कहा बहुमत से निर्णय होते थे। मान लो कि जो राज्य सचिव या भारत सचिव है, भारत सचिव की तरफ मात्र 3 लोग गए, उसको भी लगा करके 4 हो गए, टोटल मेंबर हैं 16, ठीक है। तो अब जो 12 लोग एक तरफ, 12 4 16, 12 लोग अगर एक तरफ हो गए तो भारत सचिव की चलने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुमत से अब निर्णय हो रहा है ना। तो अगर 15 में से ज़्यादा मेंबर एक तरफ हो जाएंगे तो भारत सचिव किसी भी तरफ भले ही अकेला बना रहे, उसका भी वोट की वैल्यू उतनी ही थी। तो यहाँ पर यह था कि चलो मान लो अगर किसी विषय पर ऐसा हो जाता है तो भारत सचिव जिस तरफ शामिल होता था उसकी वैल्यू एक मेंबर के बराबर ही थी। लेकिन 2 विषय ऐसे थे जैसे अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स और अखिल भारतीय सीमाएं, इनके विषय में भारत सचिव जो है परिषद की राय मानने को बाध्य नहीं था। अब यहाँ पर अगर ये 2 मुद्दे से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई चीज़ है, तो ऐसे में फिर भारत परिषद कोई भी राय दे, कोई भी परामर्श दे, उनको मानने के लिए बाध्य नहीं था। वो मान भी सकता था और नहीं भी मान सकता था। कौन? भारत सचिव। किन मुद्दों को लेकर के? 2, एक अर्थव्यवस्था से संबंधित, दूसरा अखिल भारतीय सीमाओं के विषय में। अगला पॉइंट है कि सचिव द्वारा वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समस्त प्रस्तुत करनी पड़ती थी। वार्षिक रिपोर्ट, भारत की स्थिति क्या है, क्या परिस्थिति है, कैसे वहाँ पर शासन चल रहा है, कैसे वहाँ पर व्यापार हो रहा है, सारी चीज़ को जो एक हम कह सकते हैं लेखा जोखा है, वो एक वार्षिक रिपोर्ट में हर वर्ष जो है भारत सचिव को ब्रिटिश संसद में रखना पड़ता था। चूँकि ब्रिटिश संसद का वो मेंबर था ना, कौन? वही भारत सचिव, ठीक है। गवर्नर जनरल भारत सचिव की बात मानने को बाध्य था। कौन? गवर्नर जनरल भारत सचिव की बात मानने को बाध्य था, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल का पावर कितना है। अब यहाँ मैं गवर्नर जनरल की जो बात कर रहा हूँ वो वास्तव में गवर्नर जनरल नहीं है, वो क्या है? वायसराय है, क्योंकि पहले इन लोगों का नाम गवर्नर जनरल ही होता था, इसलिए यहाँ पर लिया गया है। हो सकता है आपको और कई बुक्स में भी जब वायसराय बन जाते हैं उसके बाद भी गवर्नर जनरल लिखा मिल जाए, ठीक है। अभी उसके अंतर की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रशासनिक पदों पर अब जो भी नियुक्ति होगी वो गृह सरकार को दे दी गई। इसका पावर किसको दिया गया? गृह सरकार। और गृह सरकार कौन था? मैंने यहाँ पर बताया कि भारत सचिव प्लस उसकी जो 15 सदस्यीय परिषद थी, दोनों मिला करके गृह शासन कहलाते थे। अब यही जो है प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति कर सकते थे। पहले कौन करता था? गवर्नर जनरल करते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपके दिमाग में जो अभी मैंने बताया कि गवर्नर जनरल प्लस वायसराय, गवर्नर जनरल व वायसराय इन दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ अंतर बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूँ कि जब प्रांतों का शासन, कोई एक ही व्यक्ति जब प्रांतों का शासन देख रहा है तो वो गवर्नर जनरल होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति भारत सरकार, मतलब ये कहें कि ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में अगर भारत सरकार में वो काम कर रहा है तो वो फिर वायसराय कहलाएगा। समझ में आया?
नहीं समझ में आया, एक बार और बता देता हूँ। अगर वो यहाँ पर प्रांतों के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है तो वो गवर्नर जनरल है, अर्थात पूरे प्रांत की पावर गवर्नर जनरल के हाथ में होती थी। लेकिन अगर वो वहाँ के सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, अर्थात वहाँ के सम्राट जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि उसकी पावर कम हो गई, तो वो जो है वायसराय कहलाता था। तो अब ये सवाल है कि दोनों में पावरफुल कौन, गवर्नर जनरल या वायसराय? तो गवर्नर जनरल जो है वो ज़्यादा पावरफुल था वायसराय की अपेक्षा। तो 1858 के बाद तो वायसराय ही आते हैं, और अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग, और उसी को दोबारा जो है वायसराय भी बना दिया गया था। ठीक है, तो वायसराय के पास अब उतनी शक्तियाँ नहीं थी जो कि पहले थी, क्योंकि पूरी शासन की बागडोर जो है, शासन की बागडोर की जो पावर है वो पूरी तरीके से अब ब्रिटिश ताश के अधीन थी। आपने इस चीज़ को पहले ही पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली दोनों में अंतर था, इस चीज़ को आप समझ ही चुके होंगे। तो मैंने जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पर आपको बताई हैं। हो सकता है आपको चीज़ें समझ में भी आई हों, समझ में आई हों तो मुझे अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ वीडियो को आप देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन इसी तरीके से बना रहे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।